आज का अपना टॉपिक रहेगा सापेक्ष वेग। लिख लीजिए आप। सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। तो बस ध्यान यूं रखना है, जैसे अगर मैं पहले बोलूं कण ए का कण बी के सापेक्ष वेग, तो इसे लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ए बी वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ऐसा ध्यान रखना है। किसके सापेक्ष? देखो किसका पूछा? ए का। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष उसको घटाते हैं, समझना। बी के सापेक्ष तो बी को घटाना होगा। उतारो इसे, फिर करते हैं बात। कण ए का बी के सापेक्ष लिखने का तरीका यह होगा, जिसके सापेक्ष उसे घटाया जाता है चलें, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट ऐसे ही, कण बी का कण ए के सापेक्ष वेग, वही लिखने का तरीका वी बी ए वेक्टर, तो वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। वही बी का ए के सापेक्ष, ठीक है। और एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, बी ए बी वेक्टर बराबर माइनस में बी बी ए वेक्टर। ये लो, इतने से बात, मतलब परिमाण तो बराबर होगा पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं सवालों में। देखो सापेक्ष वेग को लेकर के हमें कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, हम कम से कम 4-5 टाइप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखो टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट, सापेक्ष वेग को लेकर के कितने प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं वो देखिए आप। तो इसमें नंबर 1 सवाल देखो, वो कहता है कि एक कण है, वो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से पूरब की ओर। आप इसको यूं समझना। जबकि दूसरे वाला कण है वो जा रहा है, कुछ भी ले लो यार, 5 ले लेता हूं, 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये जा रहा है वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर। तो फिर पूछ रहा है इधर, तो कहता है कि कण ए का बी के सापेक्ष वेग क्या होगा। देखो ऑप्शन भी मैं देता हूं, हालांकि एक बहुत शुरुआती स्टेज है हमारी सवाल की। तो एक तो ले लिया, देखो 25 मीटर पर सेकंड, दूसरा ले लिया 25 मीटर पर सेकंड, तीसरा ले लिया 5 मीटर पर सेकंड, चौथा ले लिया वापस 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो आप,
इधर ये ईस्ट, इधर ये वेस्ट, इधर ये ईस्ट, इधर ये वेस्ट, ऐसे उसने ऑप्शन बना दिए सर। हाँ, और पूछ रहा है कण ए का बी के सापेक्ष बताना है। ए का बताना है बी के सापेक्ष। अच्छा, ए का भी कितना 20 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर, बी का कितना 5 मीटर पर सेकंड पश्चिम की ओर, ऐसा है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो सब कुछ ऐसा होगा और ऐसा। हाँ सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा मैं पूछ नहीं सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। तो एक पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, मतलब विपरीत जा रहे हैं, तो सापेक्ष साल में क्या करते थे, जोड़ते थे। तो जोड़ना तो यहां भी है, देखो अब जोड़ते ही कितना आ जाएगा, 25 तो आ जाएगा। अब 25 पूरब की ओर या पश्चिम की ओर, ये देखना होगा। तो चलो देख ही लेते हैं हम। देखो अब ज्यादा ऐसे दिमाग हम नहीं लगाएगा। पूछा है ए का बी के सापेक्ष, तो इसका मतलब वी ए बी वेक्टर, पक्का ना। और इसे लिखा जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। आगे बढ़ो, वी ए कितना है 20। अच्छा, पूरब की ओर का मतलब समझ लो ना, आई कैप, तो ये 20 आई कैप, ठीक है। बिल्कुल मैं लिखूंगा इसे बाकायदा, वी ए वेक्टर इक्वल टू 20 आई कैप होगा, जबकि वीबी जो वेक्टर होगा वास्तव में वो 5 और माइनस आई कैप में होगा, पक्का, ठीक। तो ये 20 आई कैप, फिर ये माइनस, और ये कितना आएगा माइनस में 5 आई कैप, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 25 आई कैप आ रहा है। यानी कि यही हमारा आंसर है। इस आंसर को आप यूं लिख सकते हो 25 मीटर पर सेकंड, और आई कैप का मतलब है ईस्ट में, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा फर्स्ट में। भाई यहां लफड़ा ये रहेगा कि ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, बाकी जोड़ना है ये तो पहले से फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट जा रहे हैं, एक पूरब में तो एक पश्चिम में, तो जोड़ना तो तय हो गया। लेकिन अब पूरब बताना है या पश्चिम बताना है, वो अपन को कुछ ऐसा लेना होगा। और सुनो, ए का बी के सापेक्ष पहला आंसर है, लेकिन अगर बी का ए के सापेक्ष पूछता तो दूसरा आंसर होता। चलो बुझा उसे, फिर करते हैं बात, चले आगे। तो ये टाइप नंबर 1 का पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखो, टाइप नंबर 1 ही चल रहा है अभी सर। दूसरा सवाल देखिए, वो कहता है एक कण, एक आदमी, एक साइकिल सवार, एक कार, एक बस, कुछ भी कहे, उसका जो वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर, जबकि दूसरे वाले कण का वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड यानी कि उत्तर की ओर, ऐसा दे दिया। तो वही कहानी, तो बता दीजिए ऐसा है, तो ए का बी के सापेक्ष वेग बताओ डायरेक्शन के साथ। ए का बी के सापेक्ष वेग, मैं ऑप्शन भी पेश करता हूं आपके सामने। पहला तो है 0, दूसरा है 40 मीटर पर सेकंड और ईस्ट नॉर्थ ले लिया, तीसरा है 20√2 ईस्ट और नॉर्थ ले लिया, चौथा है 20√2 और इसके डायरेक्शन किसके पूछा है, ए का बी के सापेक्ष पूछा है, ऐसे तो पूछा है ना। तो फिर इसका मैं अगर बताऊं तो ये है साउथ से ईस्ट की ओर, ऐसा भी कुछ दिया है। और एक पांचवा और भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, मेरे से जल्दबाजी में ऑप्शन देने में गलती भी हो सकती है। पहले कण का वेग 20 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर, दूसरे कण का वेग 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर, तो वी ए बी वेक्टर का कुछ मान पूछे अपन से। ऑप्शन आपके सामने, थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला एक चीज तो आपने बहुत अच्छी पकड़ी, लेकिन दूसरी चीज आपने क्या सोची, वो ईस्ट है ये नॉर्थ है। ऐसा नहीं होगा, वो ईस्ट और नॉर्थ दिख गया तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, समझो, ये दूरी नहीं है कि पहले वो इधर गया और फिर उधर गया, तब तो आप डायरेक्शन इस वाले में बता सकते हो। देखो पहले 20 मीटर पूरब में गया, फिर 20 मीटर कहां गया, उत्तर में गया,
तब तो वास्तव में जो एंगल बनेगा ना वो 45 डिग्री का बनेगा और वो पूरब से 45 डिग्री नॉर्थ की ओर बनेगा। आज सापेक्ष वेग पूछा है और वहां घटाना होता है तो क्वार्टर चेंज हो जाएगा आज। आओ बताता हूं। यानी कि देखो तीसरा नहीं होगा, मैं कह दूं आपको। पहला भी नहीं होगा, जो अब लगता है कि यार 20 में से 20 को घटा दो 0 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। 20 में और 20 में 20 को जोड़ दो 40 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे कौन से, या तो चौथा होगा या फिर पांचवा होगा। अब देखते हैं, आओ। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो VA वेक्टर कितना, आप 20 आई कैप ले सकते हो कोमल, कोई दिक्कत नहीं। और VB वेक्टर कितना, 20 जे कैप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ले ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा जा रहा है, इधर ले लेता हूं यार, VAB वेक्टर, तो ये VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। सर आगे बढ़िए, इधर ले लो आप, तो ये आ रहा है 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। अब ये आ गया, मतलब ये परफेक्ट आंसर आ गया एक तरीके से हमारा। VAB वेक्टर ये परफेक्ट आंसर है, पर इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दो चीजें छुपी हुई हैं, उनको बस अपन को बाहर निकालना है। तो आइए सर, इससे अगर मैं परिमाण की बात करूं तो VAB वेक्टर का परिमाण बराबर होगा 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो आंसर आया 20√2 मीटर पर सेकंड। फिर क्या, अब डायरेक्शन भी बच गई, तो दिशा के लिए कहां जाना पड़ेगा, देखो आप वही 4 क्वार्टर बना लेते हैं, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें IB प्लस JB प्लस, इसमें I माइनस J प्लस, इसमें दोनों माइनस, और इसमें I प्लस और J माइनस। मानते हो यहां क्या हो रहा है, I प्लस और J माइनस, I प्लस J माइनस कौन से क्वार्टर में आएगा, देखो I प्लस J माइनस फोर्थ में, ये फोर्थ में, तो डायरेक्शन ये होगी। एंगल हम हमेशा कहां से लेने की सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल से। फिर एंगल कैसे पता करेंगे, tan थीटा बराबर J का मल्टीप्लाई अपॉन I का मल्टीप्लाई, पर वो तो 20 और 20 है, 45 डिग्री का एंगल होगा। वास्तव में इसकी जो डायरेक्शन हुई ना वो है साउथ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर, या ईस्ट से 45 डिग्री साउथ की ओर। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, बिल्कुल साउथ और ईस्ट। ओहो, ये आंसर आएगा। आपने उसको देख के आंसर बता दिया, E और N देख के कि चलो ठीक है 20 है 20 है, E और N है तो बीच में ले लो, ऐसा नहीं आएगा। यहां सापेक्ष वेग है, यहां घटाना होता है, फिर वो J कैप माइनस में आ जाता है, इस वजह से I प्लस में J माइनस में फोर्थ क्वार्टर में आएगा, और फोर्थ क्वार्टर में जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे बताई जाएगी। शायद हम ये पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन कैसे बताएं, मैं आज अलग से बता दूंगा एक बार फिर। अब आप देखना दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। पहले ये पता लगा लिया कि भैया ये डायरेक्शन कौन से क्वार्टर में है, I प्लस में है, J माइनस में, तो फोर्थ क्वार्टर में होगा। tan थीटा बराबर G का मल्टीप्लाई अपॉन I का मल्टीप्लाई, तो 20/20 बराबर 1। बोलो थीटा कितना, 45 डिग्री, बोलो थीटा कितना, π/4 रेडियन, ऐसा भी कह सकते हैं हम। पर यहां 45 डिग्री दे दिया, तो फिर हम 45 डिग्री के लिए बहुत आसानी से ये कह सकते हैं डायरेक्शन होगी साउथ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर, या ईस्ट से 45 डिग्री साउथ की ओर, दोनों कह सकते हैं। तो अगला सवाल देखो, टाइप नंबर हमारा 1 ही चल रहा है, 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल देखो। क्या कह रहा है, वो कहता है कि कण A का वेग 20 मीटर पर सेकेंड, और लेते हैं भाई, बताते हैं क्या ही लेना चाहिए, देखें सोचते हैं। ये कह रहा है ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, जबकि दूसरे वाले कण का वेग वो भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, ऐसा दे दिया। और कहता है A का B के सापेक्ष वेग बता दो।
ए का बी के बता दो, बी का ए के सापेक्ष वेग बता दो, वो कोई मैटर नहीं करता। चलो देखो, आओ सॉल्व करते हैं। आज कुछ हमें ऐसा लेना होगा, प्लीज ध्यान दें। ये मूल बिंदु है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पहले वाले कण का वेग है इधर, VA वेक्टर इधर है और ये एंगल 60 डिग्री है। दूसरे वाले कण का जो वेग है, सर आपको थोड़ा हटना पड़ेगा, हल करने जा रहे हैं। दूसरे वाले कण का वेग इधर है और ये है VB वेक्टर, बिल्कुल। परिमाण इसका भी 20 है, परिमाण इसका भी 20 है। घटक बनाने होंगे आज, घटक बनाने होंगे। घटक के लिए मैं, जब अपने पास भगवान ने सुविधा दे ही रखी है, तो आओ अब इसके घटक बनाते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, बताओ ये वाला घटक कितना होगा, बताना। 20 cos 60 डिग्री। ये वाला घटक 20 sin 60 डिग्री। अच्छा, 20 sin 60 डिग्री तो √3/2 ना, तो 10 √3 और ये जे कैप में। आइए, cos 60 का मान 1/2 यानी कि 10 आई कैप में। ठीक है, चलो ऐसे ही हम इसके घटक बना लेंगे। ये कोण भी उसने 60 डिग्री बोला था, तो ये भी 60 डिग्री है। ये वाला बता दीजिए आप, 20 cos 60 डिग्री और माइनस आई कैप में। cos 60 का मान 1/2 है, यकीन करिए 10 और माइनस आई कैप। इधर आइए, मैं बात करूं तो ये 20 आएगा और साइन 60 डिग्री आएगा और जे कैप में आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं 10 √3 और जे कैप में आएगा। और ए का बी के सापेक्ष पूछा है, इसमें से उसको घटाना होगा। यकीन करो, अगर मैं देख पा रहा हूं और अगर मुझे समझ में आ रहा है, तो पता है BAB वेक्टर का मान आ जाएगा 20 आई कैप और 20 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर इसका आंसर आएगा। लेकिन सर ये तो गलत बात है ना सर, ऐसे कैसे, मतलब हम तो समझे ही नहीं। अरे तो मैं बता रहा हूं ना यार। आइए वापस आइए और वापस मैं अपने ही कलर में लौट आता हूं। आओ, तो अब आप यहां देखो, VA वेक्टर को कैसे लिख सकते हो आप, बताना जरा। 10 आई कैप फिर प्लस 10 √3 जे कैप। इसी प्रकार BB वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 10 आई कैप और ये 10 √3 जे कैप। क्या पूछा हमसे, VAB वेक्टर पूछा, यानी कि VA वेक्टर माइनस BB वेक्टर पूछा। यकीन करो, इसमें से इसको घटाना होगा, तो यहां आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ करके 20 आई कैप हो जाएगा। मतलब आंसर 20 मीटर प्रति सेकंड और पूरब की ओर। चलो उतारो, ऐसे हमें वो सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 देखो आप। टाइप नंबर 2, और ये है बरसात पर आधारित सवाल। बरसात पर आधारित सवाल। तो आप सवाल बना लीजिए। सवाल यह है कि बरसात ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे बरस रही है, जैसा कि बरसती है, यूं समझो। ऊर्ध्वाधर रूप से
ऊपर से नीचे की ओर बरस रही है। अभी ये आदमी रेस्ट में है। बरसात का वेग हमें देगा, चलो मान लेता हूं कि बरसात का वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बरस रही है। अभी आदमी रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आदमी दौड़ेगा, कह रहा है वो ऐसा कि अब आदमी दौड़ लगाता है और इसको अब ये बरसात की बूंदें तिरछी आती हुई महसूस होंगी। कुछ ऐसे। आपको बताना क्या है, इस आदमी का जो वेग है वो दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो बरसात का वेग है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको बस ये बताना है बरसात का आदमी के सापेक्ष वेग क्या होगा। इस बरसात से बचने के लिए आदमी छाते को कितने डिग्री के कोण पर झुकाएगा, ऐसा हमें वो सवाल पूछेगा। मतलब कहानी ये वाला कोण अल्फा, ये वाला कोण बीटा। मतलब कहानी ये कि आपको बताना है वी आर एम वेक्टर। आर एम वेक्टर मतलब रेन का मैन के रेस्पेक्ट में आपको वेग बताना है। अब इस सवाल को एक बार के लिए आप पहले लिख लो, फिर डायग्राम बनाना। लिखो, बरसात 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से बरस रही है। ऊर्ध्वाधर रूप से बरस रही है। एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में दौड़ रहा है। क्षैतिज दिशा में दौड़ रहा है। तो ज्ञात करो नंबर वन बरसात का आदमी के सापेक्ष वेग। बरसात का आदमी के सापेक्ष वेग बरसात का आदमी के सापेक्ष वेग। दूसरा, बरसात से बचने के लिए छाते को कितने कोण पर झुकाना होगा। कितने कोण पर झुकाना होगा। अब आप सवाल भी हल कर सकते हो, अब आप डायग्राम भी बना सकते हो। पहले जब वो रेस्ट में है तब तो बरसात ऊपर से नीचे की ओर बरस रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब ये दौड़ लगाएगा, इसको अब यही बरसात तिरछी आती हुई महसूस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा मेरे को पता है। बाकी जब हम सोल्व करेंगे ना, तो हमें सवाल का आंसर ये बता देगा कि वास्तव में वो तिरछी आएंगी, तिरछी आती हुई प्रतीत होंगी। अपन कार में बैठे हैं, कार रेस्ट में है, बरसात ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही कार चलती है वही बरसात की बूंदें तिरछी आती हुई महसूस होती हैं। ये होता क्या है, ये जो सापेक्ष होता है, ये महसूस होना, प्रतीत होना, आभास होना, मतलब वो सापेक्ष वेग की बात कर रहा है। चलो ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो, फिर करते हैं बात। यहां हमें, अगर मैं बात करूं बरसात के वेग की, तो इसका मान होगा 40 किलोमीटर पर आवर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो नीचे की ओर को आप क्या बोलोगे, माइनस में जे कैप।
आदमी जो भाग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो आप उसको प्लस आई कैप मान लो, यानी कि आदमी का वेग है 30 किलोमीटर पर हार और वो है प्लस आई कैप, मतलब हॉरिजॉन्टल में दौड़ रहा है, तो अपन ये मान के चल लेते हैं कि वो पॉजिटिव आई कैप में ही जा रहा है। अगर आप नेगेटिव भी लोगे ना, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है बिल्कुल, कि सर हाँ इधर ही क्यों गया, अब इधर भेजो, इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो इधर आएगा ना तो बरसात की बूंदे वैसे ही तिरछी महसूस होंगी उसको, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ऐसा है, चलो शायद हो सकता है ऑनलाइन में ऐसे दिखाई ना दे, तो देखो अब मैं कह सकता हूं v पूछा है रेन का मैन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन रेस्पेक्ट टू मैन बराबर ये आएगा वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। अच्छा वी आर कितना, माइनस में 40 जे कैप, फिर ये माइनस तो है ही, और आदमी का कितना बी 30 आई कैप। कहने का मतलब ये हुआ, आपने ये ऊपर वाला लिख लिया होगा, तो मैं इसे एक बार के लिए हटा देता हूं, यानी कि यहां लिख देता हूं बी एम वेक्टर था 30 किलोमीटर पर हार और वो भी हॉरिजॉन्टल में। कहने का मतलब आज ये बी आर एम वेक्टर जो आ रहा है माइनस में 30 आई कैप और माइनस में 40 जे कैप, इतना आने के बाद तो सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, एक परिमाण और एक डायरेक्शन। परिमाण कितना होगा, वी आर एम वेक्टर का परिमाण बराबर बोलिए 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर और इसका रूट, यकीन करो 50 किलोमीटर पर हार, यानी कि बरसात की वो बूंदें 50 किलोमीटर पर हार से आती हुई महसूस होंगी, प्रतीत होंगी, आभास होंगी। मतलब अगर ओले गिर रहे हैं 40 किलोमीटर पर हार से और आदमी अगर रेस्ट में है, तो अगर उसके सर पे गिरते हैं तो 40 किलोमीटर पर हार से ही गिरेंगे। लेकिन अगर ये आदमी 30 किलोमीटर पर हार से अगर दौड़ने लग जाए तो यही ओले अब 50 किलोमीटर पर हार से गिरने वाले हैं। तो रुक ही जाना चाहिए भाई, बात ये है। हाँ और सुनो सर जरा डायरेक्शन भी बता दीजिए। हाँ तो इसमें डायरेक्शन छुपी हुई है, देखो आप, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो दोनों में माइनस। कौन सा क्वार्टर आ गया, दोनों में ही माइनस है, तो ध्यान दीजिए ये थर्ड क्वार्टर में, और जो डायरेक्शन थर्ड में बता सकते हैं उसी डायरेक्शन को अपन फर्स्ट में भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें रत्ती भर भी फर्क ना है। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल से लेकर के एक फॉर्मूला बनाते हैं, और वो क्या, tan थीटा बराबर जे का मल्टीप्लाई अपॉन आई का मल्टीप्लाई। तो यहां देखिए जे का मल्टीप्लाई 40 है और आई का मल्टीप्लाई 30 है, तो 40 बटा 30 40 बटा 30 कितना, 40 बटा 30 यानी कि 4 बटा 3, tan थीटा बराबर 4 बटा 3 जो कि 1 से ज्यादा है तो 53 डिग्री आएगा। इसका मान 53 डिग्री और इसका 37 डिग्री, यानी कि अल्फा का मान आ गया 53 और बीटा का मान आ गया 37 डिग्री। पर उसने क्या बोला दूसरा पॉइंट, बरसात से बचने के लिए छाते को कितने डिग्री के कोण पर झुकाना होगा। हमें अल्फा बीटा तो बोला ही नहीं, कौन सा अल्फा लेना होगा या बीटा लेना होगा, बीटा, क्योंकि पहले, अरे सोचो पहले आदमी ऐसे थोड़ी रखता है, वो छाता पहले यूं था, अब बचने के लिए क्या करेगा, झुकाना तो यही होगा ना, तो झुकाने के लिए उसने बीटा पूछा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 37 डिग्री का होगा। चलो ठीक है, आराम आराम से पहले ये लिखो और फिर पूछो भी। इस बोर्ड की बस इतनी सी कमी है कि हमारी को जगह कम देता है, बाकी चलो सब कुछ ठीक है। कौन सा, ये वाला, आइए सर, वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू कितना है, 40 किलोमीटर पर हार ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे, तो नीचे वाले को अपन माइनस जे कैप ले लेंगे। वही कहानी, ये देखो आप, जो नीचे डायरेक्शन है उसे माइनस जे कैप, ऊपर वाले को प्लस जे कैप, इधर वाले को प्लस आई कैप और इधर वाले को माइनस आई कैप। तो बरसात ऊपर से नीचे गिर रही है तो माइनस में। अच्छा आदमी हॉरिजॉन्टल में भाग रहा है तो कोई जरूरी थोड़ी पूरब में भागे, वो कैसे भी भागे, पर हॉरिजॉन्टल को हमेशा फिर आप पॉजिटिव आई कैप लेकर के सोल्व कर सकते हो। हाँ नहीं, अब अरे रे रे रे, ये इसके लिए है मैंने तो, ये तो जगह नहीं थी हमारी, हाँ इसका लिया है, इसके क्यों लेंगे,
और अगर रेस्ट में रहेगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। अगर मैं रेस्ट में रहूंगा तो मैं रेस्ट में हूं और बरसात की बूंदें आज भी मेरे को 40 किलोमीटर पर आवर से गिरती हुई महसूस होंगी। यानी कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो बरसात का वास्तविक वेग और मेरे द्वारा महसूस किया गया वेग यानी कि सापेक्ष वेग बराबर ही होगा। दिक्कत तब आती है जब अपन खुद दौड़ लगाने लगते हैं। चलो ठीक, उतारो। देखो इधर आ जाओ। यानी कि हमारे पास देखो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन रेस्पेक्ट टू मैन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारे पास आंसर आया जरा बता दीजिए कितना आया। माइनस में 30 आई कैप और माइनस में 40। ये याद रखो, अगर ये हमारे पास आ गया तो समझ लो कंप्लीट आंसर आ गया। वो एक अलग बात है कि ऑप्शन में हमारे को ऐसा दिखेगा नहीं, तो इससे अपन को भी छांटना होगा। अब देखो इससे दो चीजें छुपी हुई होती हैं। एक परिमाण, अभी ध्यान दीजिए, तो वी रेन रेस्पेक्ट टू मैन इसका वेक्टर और इसका परिमाण देखिए आप, तो 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर और फिर रूट। यकीन करो इसका आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। एक और रह गया क्या भाई, अब हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। डायरेक्शन बताने के लिए दिमाग मत लगाओ, पहले फटाफट आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए। इधर क्या दे रखा है अभी बोलो, यह आना चाहिए। इसे हॉरिजॉन्टल कहोगे, वर्टिकल ऊपर वर्टिकल नीचे, आज ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है इसे आप आई कैप कह रहे थे, इसे माइनस आई कैप कह रहे थे, इसे जी कैप कह रहे थे और इसे माइनस जे कैप कह रहे थे। यहां देखिए दोनों ही माइनस में हैं, तो दोनों माइनस में हैं तो डायरेक्शन हमें यहां मिलेगी। अब इसी डायरेक्शन को हम इस वाले क्वार्टर में भी बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। समझो मेरी बात को, मतलब जो डायरेक्शन आप तीसरे में बता सकते हो उसको आप पहले में भी बता सकते हो। लेकिन ध्यान रखना मैंने तीर नीचे लिया है, ऊपर नहीं ले गया हमें। अच्छा, हमें तो चलो तीसरे का ही पता है और एंगल ले लिया हमने ये थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यकीन करो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब थीटा कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, टेन थीटा बराबर जे का मल्टीप्लाई अपॉन आई का मल्टीप्लाई, यानी कि 40/30 यानी कि 4/3, और टेन थीटा बराबर 4/3 है तो थीटा बराबर होता है 53 डिग्री। अब ये कोण हमारे पास में 53 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण हमारे पास 37 डिग्री हो गया। बस उसने क्या किया, यही तो लिया, यही तो छाता लिया उसने। यही तो लिया उसने छाता। इसी को तो अल्फा बोला है और इसको बीटा बोला है। चलो उतार लीजिए, जो चीज नहीं उतारी है वो उतार लीजिए। और बरसात की बूंदें आज देखो ऐसे आती हुई महसूस होंगी, प्रतीत होंगी, तो इसको छाता भी कुछ ऐसे रखना होगा। आगे बढ़े, ठीक है। और देखो इसी सवाल को और किस तरीके से पूछ लेगा, सवाल यही है बस उसकी डिजाइन अलग है। या करके कुछ ऐसा पूछेगा, ये थार गाड़ी है भाई, ये थार गाड़ी है। हां थार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कांच और ये बोनट, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ड्राइवर बैठा है यहां, ये तो मेरे को रोलर लग रहा है। चलो रोलर ही मान लो यार, ठीक है कोई बात नहीं। तो भैया ये ऐसा है। अब पता है इस रोलर की अगर वो चाल दे दे 30 किलोमीटर पर आवर से ये आगे चल रहा है, और वो जो बरसात की बूंदें थी, यानी कि बरसात की बूंदें, पानी की बूंदें ये बरस रही हैं नीचे की ओर, और इनका वेग कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये रोलर वाला रेस्ट में है ना तो बरसात की बूंदें इसे ऊपर से नीचे आती हुई ही महसूस होंगी, लेकिन जैसे ही ये चलने लगेगा अब वही बरसात की बूंदें ऐसे आती हुई इसको महसूस होंगी। कितने वेग से, वी आर एम वेक्टर का परिमाण जो होगा
वो 50 किलोमीटर पर हार होगा। और एंगल ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, याद रखें इसे बोनट कहते हैं और याद रखें इसे कांच कहते हैं। तो बरसात की बूंदें कांच के साथ कितना कोण बनाएंगी? बीटा। तो बोनट के साथ अल्फा। हमारे उस सवाल में अल्फा का मान 53 डिग्री, तो बीटा का मान 37 डिग्री। सैंतीस डिग्री कुछ ऐसा होगा। सवाल हमें ऐसे पूछ सकता है वो, और क्या पूछ सकता है? या वही आदमी है लेकिन दौड़ लगा रहा है और इसके हाथ में एक खोखला पाइप है। वो कहता है कि इस पाइप को वो कितने एंगल पर पकड़े, मतलब ये अल्फा मतलब ये बीटा, कि बरसात की बूंदें खोखले पाइप से आर पार हो जाएं और आंतरिक सतह गीली ना हो। ये तो सवाल बनाने का उसका तरीका है। अब हमें जिद करके बैठ जाए ऐसा कैसे हो सकता है, लो करके बताओ। अरे तो भाई नहीं होगा, लेकिन उसको सवाल बनाने का एक मेथड है उसका, कि खोखले पाइप को लेकर के दौड़ रहा है वो, उस पाइप को कितने डिग्री के एंगल पर रखे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल और वर्टिकल से कितने एंगल पर रखे, कि बरसात की बूंद पाइप से आर पार हो जाए और आंतरिक सतह गीली ना हो। ऐसा तब होगा जब वही बात इसे रखा जाएगा 53 डिग्री के एंगल पर, इसे रखा जाएगा 37 डिग्री के एंगल पर, और ये बरसात की बूंदें आएंगी और ये आर पार होकर के यूं निकल जाएंगी। सवाल ऐसे दे सकता है और हम देखेंगे साला पता नहीं कैसे होगा। कैसा कुछ नहीं, सेम सवाल है ये। मैं चाहता हूं दोनों बातें बनाओ आप। हाँ, या करके इसे ऐसे कह सकता है, और ये कार ले लो, रोलर ले लो, जो भी है, बोनट से कितना एंगल बनेगा, कांच से कितना एंगल बनेगा, वही सवाल। आदमी खोखले पाइप को कितने कोण पर रखे कि पाइप की आंतरिक सतह गीली ना हो और पानी की बूंदें आर पार चली जाएं। ये इसी सवाल में, मतलब इसी डाटा के लिए आंसर बताया मैंने, जिसमें आदमी भागता है 30 से और बरसात की बूंदें बरस रही हैं 40 से। आदमी खोखले पाइप को कितने कोण पर रखे कि पाइप की आंतरिक सतह गीली ना हो और बरसात की बूंदें आर पार हो जाएं। इस प्रकार की लैंग्वेज वहां दे देगा और हम डर जाएंगे, पर सारे सवाल एक जैसे हैं। चलें, ठीक। अगला सवाल देखो, टाइप नंबर 2 ही समझिए, पर सवाल नंबर अगला अभी आएगा, हवा पर आधारित सवाल। क्यों ना इसे टाइप नंबर 3 ले लो यार, थोड़ा अलग रहेगा, अच्छा लगेगा। हवा पर आधारित सवाल। सवाल लिखो, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरब दिशा में चल रहा है या दौड़ रहा है। इसे हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई महसूस होती है, महसूस होती है, प्रतीत होती है, आभास होती है। तो नंबर 1,
हवा का वास्तविक वेग ज्ञात करो। दूसरा, यदि आदमी अपनी चाल 2 गुनी कर ले तो अब हवा का आदमी के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। लिख तो दिया भाई कैसे तैसे करके। हवा पर आधारित सवाल टाइप नंबर हमने 3 ले लिया और सही भी है। बरसात वाले को बिल्कुल अलग रखना चाहिए था। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व दिशा में चल रहा है, दौड़ रहा है, जो भी कहो, और इसे हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई महसूस होती है। वास्तविक वेग नहीं है वो, तो कहता है हवा का वास्तविक वेग ज्ञात करो। और फिर कहता है यदि आदमी अपनी चाल 2 गुनी कर ले तो अब इसे हवा कौन सी दिशा में आती हुई प्रतीत होगी। मतलब अब यदि आदमी अपनी चाल 2 गुनी कर ले तो अब हवा का आदमी के सापेक्ष वेग क्या होगा। आप कोशिश कर सकते हो एक बार, पर क्योंकि टाइम हमारे पास देखो कम है, इसलिए मैं कोशिश करने का भी आपको मौका नहीं देने वाला हूं। सीधी सी बात है, हम सब मिलकर के बोर्ड पे इसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप सवाल लिख लो ढंग से, सवाल को समझ लो और मेरी हेल्प करो। मुझे भी उतना ही आता है जितना आपको आता है, पर सवाल ही बहुत बढ़िया है। अब सवाल को मिलकर के अपन कैसे सॉल्व करें, सच में मेरे को वही पता है कि इसका इसके सापेक्ष वेग क्या होगा, बस वो फॉर्मूला पता है, उसी से लेकर के चलना है अपन को। आइए, बात पूरब पश्चिम की है तो कोई बात नहीं, आज हॉरिजॉन्टल जैसा कुछ भी नहीं है। आप इसे ईस्ट कहिए, इसे वेस्ट कहिए, इसे नॉर्थ कहिए और इसे साउथ कहिए। नंबर 1 देखो, आदमी का वेग है 20 किलोमीटर पर हार और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, तो मैं आई कैप ले सकता हूं। और पूछा क्या है, और क्या दिया है पहले वो देखो। हमें बिल्कुल हवा का, एयर ले लो, विंड ले लो, जो भी है, डब्ल्यू ले लो, चलो WM वेक्टर ये दिया गया है। हवा का वेग दिया गया है आदमी के सापेक्ष, और वो भी कितना है 20 किलोमीटर पर हारी है, लेकिन उत्तर से माइनस देकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये दिया गया है। मतलब याद रखना, महसूस, आभास, प्रतीत, मैतैलैब, सापेक्ष वेग दिया है, ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। महसूस कर रहा है मतलब सापेक्ष वेग है, समझो, प्रतीत हो रहा है सापेक्ष वेग है। और क्या पूछ लिया, तो विंड की वेलोसिटी, हवा की वेलोसिटी बतानी है, एयर की वेलोसिटी बतानी है। यह सवाल का पहला पार्ट है हमारा। दूसरा क्या है कि अगर आदमी अपनी चाल दुगनी कर दे तो फिर क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। पहले आप इसे देखिए। तो देखो, हम जैसा कि जानते हैं, क्योंकि VWM वेक्टर बराबर हवा का आदमी के सापेक्ष वेग लिखने का तरीका VW वेक्टर और VM वेक्टर। इसकी वैल्यू दे रखी है, इस वाले की बोलो कितना, माइनस में 20 जे कैप। हवा का वेग तो पूछ ही रहा है वो, और माइनस में ये 20 आई कैप, यानी कि हवा की जो वेलोसिटी है वो होगी 20 आई कैप और माइनस में 20 जे कैप। ये हवा का वास्तविक वेग है जो किसी के बदलने से नहीं बदलेगा, आपके भागने, दौड़ने, रुकने से नहीं बदलने वाला है। ये तो प्रकृति की देन है और वो वेग इतना है। अच्छा ठीक है, इसमें भी 2 बातें छुपी हुई है। आइए, नंबर 1 परिमाण, हवा के वेग का परिमाण बताइए सर कितना हो जाएगा।
20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर का रूट, तो 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर और इसका रूट, यकीन करें इसका आंसर 20√2 किलोमीटर पर हार। तो फिर डायरेक्शन भी बताओ, दिशा, दिमाग ही मत लगाओ आप, तो ये सोचो कौन सा समझ में आ रहा है? आई और जे माइनस में, फोर्थ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर यानी कि फोर्थ वाले को अपन दूसरे में भी बता सकते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और एंगल कितना, वही हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, तो भैया थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब इतना हम समझ गए हैं। तो पता है आज हवा का वेग क्या होगा? हवा का वेग 20√2 किलोमीटर पर हार, सुनो, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट, क्योंकि 45 डिग्री का कोण है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। तो पहला आंसर तो हमारा यहां खत्म हुआ। प्लीज एक बार इसे उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत इजी है यार, मतलब ये सब हमारी आदत में होनी चाहिए। तो ये जो आंसर है इसे पूरा लिखो। देखो इसका फाइनल आंसर हमें एग्जाम में मिलेगा, हवा का वास्तविक वेग वो रहेगा 20√2 किलोमीटर पर हार, और डायरेक्शन बता दीजिए, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो, अरे वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, साउथ ईस्ट भी कह सकते हो, ईस्ट साउथ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे चलेंगे। बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, वो भी तब जब एक ही जैसे दो आंसर हो रहे हो तब ध्यान रखना है, नहीं तो ध्यान ही नहीं रखना। इसको ध्यान रखना, आदमी अपनी चाल दुगनी करे। पहली चाल कितनी है 20, दुगनी करने का मतलब 40 कर दे, जा रहा है आई कैप में, ठीक है, यही ले लूं क्या? नहीं, अगले पेज में आओ। अब स्थिति ब, प्लीज ध्यान दें, आदमी अपनी चाल दोगुनी करे, तो आज VM वेक्टर बराबर 20 गुणा 2 बराबर 40, और ये आई कैप, और हवा की वेलोसिटी आदमी के भागने न भागने से नहीं बदलने वाली है, उसकी वास्तविक वेलोसिटी अभी पता करके आए। चलो बताओ कितनी थी वो हवा का, जो कितना 20 आई कैप और -20 जे कैप, कुछ ऐसा ही था, देखो या मान जाओगे, यही था, ठीक है। तो हवा का वास्तविक वेग ये, आदमी भागने लग गया 40 से, अब कहता है कि बताओ इसे हवा कौन सी दिशा में आती हुई प्रतीत होगी, मतलब हवा का वेग बताओ आदमी के सापेक्ष। तो फिर अतः v हवा रेस्पेक्ट टू m, हवा का वेग आदमी के सापेक्ष, हवा का वेग माइनस आदमी का वेग। बढ़िए सर, ये है 20 आई कैप -20 जे कैप, फिर माइनस तो मुझे लगाना ही होगा, और ये कितना आ गया 40 आई कैप, कितना आ रहा है जरा बताओ देंगे, माइनस में 20 आई कैप और माइनस में 20 जे कैप। आज हवा का वेग आदमी के रेस्पेक्ट में माइनस में 20 आई कैप माइनस में 20 जे कैप। इसमें भी वही दो चीजें छुपी हुई हैं, एक परिमाण और एक दिशा। बताइए सर परिमाण क्या होगा? VWM वेक्टर का परिमाण बराबर 20√2 वही किलोमीटर पर हार, और आज इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन से क्वार्टर में है? वो तीसरे क्वार्टर में है। बहुत बढ़िया, जिसको अपन पहले क्वार्टर में बता सकते हैं। एंगल कितना आएगा? वही 45 डिग्री, वही 45 डिग्री ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की ओर ऐसे कह सकते हैं, या वेस्ट से 45 डिग्री साउथ की ओर कह सकते हैं, ऐसा है।
अब देखो इस सवाल का जो निचोड़ है, क्या कहना चाह रहा है, इस आदमी ने हवा के कितने रूप देखे हैं वो सब बता रहा हूं जी। मैं चलूं आगे, आइए आप इसे नोट लगा करके इस सवाल को समझने की कोशिश करना। सवाल वही है भाई, देखो प्लीज ध्यान दें। पता है जब ये आदमी रेस्ट में होता, हालांकि है नहीं वो, लेकिन मान लो अगर ये आदमी रेस्ट में होता, अगर ये आदमी रेस्ट में होता तो इस आदमी को हवा बताओ कौन सी दिशा से आती हुई प्रतीत होती। अगर ये आदमी रेस्ट में होता तो इसको हवा इधर से आती हुई प्रतीत होती, अगर ये रेस्ट में होता तो। हां ये वही लिया है मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, क्योंकि आज क्या, हवा का जो वास्तविक वेग है वो कितना है 20√2, और डायरेक्शन कौन सी है, वही ईस्ट 45 डिग्री साउथ, वही नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। ये कब है, जब ये आदमी रेस्ट में होता, या ये आदमी नहीं कोई दूसरा आदमी रेस्ट में होता, उस दूसरे आदमी को हवा इधर बहती हुई महसूस हो रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी आप बता सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये आदमी भागने लग गया, ये आदमी भागने लग गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो अब इसको हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई महसूस होने लगी, यानी कि VWM वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये मिली और इसका वेग 20 किलोमीटर पर हार मिला। पर यह महसूस किया गया वेग है इस आदमी के द्वारा, इस भागते हुए आदमी के द्वारा। अब अगर यही आदमी 20 के बजाय यही आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगे, तो अब इसको ये हवा जिसका वास्तविक वेग ये है, भगवान ने ये हवा चला रखी है, जब 20 से दौड़ता है तो वही हवा उसको ऐसे आती हुई महसूस होती है, और जब ये 40 से दौड़ता है तो यही हवा इसको इधर आती हुई महसूस होगी। आज VWM वेक्टर वही 20√2 किलोमीटर और पर हार, किलोमीटर पर हार, और डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट वही नॉर्थ, समझ सकते हैं हम सारी कहानी, और ये साउथ। तो इस आदमी ने हवा के 3 रूप देखे, बात यह कहना चाह रहा हूं मैं। 3 रूप क्या देखे, जब वो आदमी रेस्ट में था तब हवा उसको इस डायरेक्शन से बहती हुई महसूस हो रही थी, फिर जब ये 20 से दौड़ने लगा तो फिर उसको उत्तर से, ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर पर हार से बहती हुई महसूस हुई। अगर इसने अपनी चाल 40 किलोमीटर पर हार बढ़ा ली, यानी कि 20 बढ़ा ली, यानी कि दुगनी कर ली, यानी कि 40 किलोमीटर पर हार अगर बना ली, तो यही हवा इसको उस डायरेक्शन में आती हुई महसूस होगी और इतनी चाल से आती हुई महसूस होगी। भाई यही करामात है सापेक्ष वेग की, जो हमें देखो क्या क्या बता रहा है, 40 किलोमीटर पर हार। और सुनो, इसी सवाल को बोलेगा कि एक आदमी है और उस आदमी के हाथ में झंडा है, झंडा कौन सी दिशा में लहराएगा, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में लहराएगा, बस इतनी सी बात है। अगर ये आदमी रेस्ट में होता तो झंडा इस दिशा में लहराता, और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है ईस्ट 45 डिग्री साउथ, ये दिशा है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, इस दिशा में लहराता। अगर ये आदमी 20 किलोमीटर पर हार से अगर दौड़ने लग जाता है तो झंडा कौन सी दिशा में लहराएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में लहराएगा, जिधर हवा चलेगी उधर ही लहराएगा। अगर आदमी अपनी चाल 40 किलोमीटर पर हार से अगर दौड़ने लग जाता है तो झंडा कौन सी दिशा में लहराएगा, आज झंडा इस दिशा में लहराएगा।
और हवा का वेग कुछ ऐसा होगा। प्लीज मैं चाहता हूं कि ये बनाओ और सुनो। उसने सवाल कहां से स्टार्ट किया? उसने सवाल स्टार्ट यहां से किया, यहां से स्टार्ट किया उसने। वो बोला एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है और उसको हवा 20 किलोमीटर पर आवर से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई महसूस हो रही है। सवाल यहां से स्टार्ट किया। तो कहता है हवा का वास्तविक वेग बताओ, तो हवा का वास्तविक वेग ये। फिर कहता है आदमी अपनी चाल दुगनी कर दे, तो अब हवा का आदमी के सापेक्ष वेग क्या होगा? तो फिर ये आएगा। चलो उतारो। सवाल यहां से स्टार्ट किया था। हवा का वास्तविक वेग किसकी वेलोसिटी सेम है? अरे रे रे रे, ऐसा नहीं है। इसको वेलोसिटी सेम मत बोलो। इस भागते हुए आदमी को हवा इस दिशा में बहती हुई महसूस हो रही है। ऐसे दो अलग अलग मत बोलो। ये हवा का वेग थोड़ी है, ये तो हवा का सापेक्ष वेग है, मतलब महसूस किया गया वेग है, समझो। वास्तविक वेग तो ये है। अगर ये आदमी रेस्ट में रहेगा तो झंडा यूं लहराएगा, अगर ये 20 से दौड़ेगा तब झंडा यूं नहीं लहराएगा, तब झंडा इस डायरेक्शन में लहराएगा। और अगर 40 से दौड़ेगा तो फिर झंडा यूं लहराएगा। अरे जिस दिशा में हवा बहेगी झंडा उसी दिशा में लहराएगा, जिस दिशा में हवा बहती हुई महसूस हो। जरा सोचो, आप कार के ऊपर बैठे हो और कार रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो, तो हवा भी क्या है? रेस्ट में है। जैसे आप दौड़ोगे अब आपको हवा चलती हुई महसूस होगी ना, तो जिधर हवा चलती हुई महसूस होगी झंडा भी उसी दिशा में लहराएगा। इतनी सी तो बात है। ठीक, क्या मैं चलूं आगे? कितने हुए अपने? टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 लिखो। हाँ 5-6 टाइप होते हैं इसमें। एक वो जहाज वाला सवाल बहुत बढ़िया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता रहा हूं कि वो तो ये समझ लो कि जैसे होते हैं पके हुए जो फल होते हैं वो कभी भी टूट के गिर सकते हैं, कुछ ऐसा ही है वो सवाल। कभी भी एग्जाम में आ सकता है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। और टाइप नंबर 3 हो गए। टाइप नंबर 4 देखो। टाइप नंबर 4 सवाल कुछ ऐसा है, देखो। हाँ, इसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देख सकते हो। एक समतल मैदान है और समतल मैदान में ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के 3 कोनों पर ए, बी और सी 3 आदमी हैं, 3 कुत्ते हैं, 3 जानवर हैं, कुछ भी कह सकता है वो। मतलब समतल मैदान, ए भुजा वाले एक संभव त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 कुत्ते हैं। अब ये तीनों कुत्ते एक साथ एक समान चाल से एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आदमी, मान लो बार बार कुत्ता बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। 3 आदमी हैं, तीनों आदमी एक दूसरे को पकड़ने के लिए इस प्रकार दौड़ते हैं कि ए हमेशा बी की तरफ दौड़ता है बी चाल से, बी हमेशा सी की तरफ दौड़ता है वी चाल से, और सी हमेशा ए की तरफ दौड़ता है उतनी ही चाल से। पहली बात, ये एक दूसरे को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ऐसा हमें लगता है। तो अब दूसरा सवाल सुनो, कौन से बिंदु पर पकड़ेंगे? तीसरा सुनो, कितने समय बाद पकड़ेंगे? जब ये तीनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो प्रत्येक आदमी के द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन क्या होगा, ऐसा हमें सवाल पूछेगा। तो मैं बता दूं, ये एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। यहां कोई बाउंड्री नहीं है, तार बाउंड्री नहीं है, सड़क नहीं है कि सड़क से नीचे नहीं उतर सकता। इसने क्या बोला? ए अपनी डायरेक्शन हमेशा बी की तरफ रखेगा। समतल मैदान है, इसका टारगेट है बी को पकड़ना है, बी का टारगेट है सी को पकड़ना है, सी का टारगेट है ए को पकड़ना है। ये पकड़ेंगे और एक दूसरे को सेंटर पे पकड़ेंगे और ये यहां करके पकड़ लेंगे। क्योंकि जैसे ए आगे चलेगा, पता लगा कि बी कहां आ रहा है, सी की ओर आ रहा है, तो वहां क्या लेने जाएगा भाई? उसका टारगेट है बी, बी का टारगेट है सी और सी का टारगेट है ए। इस प्रकार से ये पॉइंट ओ पर यानी कि इसके सेंटर पे आके मिलेंगे। पहला आंसर तो ये। बात 3 आदमियों की नहीं है, कल वो 4 आदमी देगा, 6 आदमी देगा, n आदमी देगा, ऐसा कुछ होगा। पकड़ेंगे कहां? सेंटर पे पकड़ेंगे। कितने समय बाद पकड़ेंगे ये हमें बताना होगा। ये जो संभव त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है? ए, और चाल कितनी है? बी। पहले सवाल लिखो फिर बताता हूं। लिखो, एक समतल मैदान में
एक समतल मैदान में ए भुजा वाले संभव त्रिभुज, ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के तीनों कोनों पर, ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के तीनों कोनों पर तीन आदमी खड़े हैं, तीन आदमी खड़े हैं। अब तीनों आदमी एक साथ, तीनों आदमी एक साथ एक समान चाल V से, एक समान चाल V से एक दूसरे को पकड़ने, एक दूसरे को पकड़ने इस प्रकार दौड़ते हैं, इस प्रकार दौड़ते हैं कि ए हमेशा B की तरफ, B हमेशा C की तरफ और C हमेशा A की तरफ दौड़ता है। C हमेशा B और C हमेशा A की तरफ दौड़ता है, मतलब C की डायरेक्शन हमेशा A की तरफ। तो बताइए नंबर 1, तीनों आदमी कौन से बिंदु पर और कितने समय बाद एक दूसरे को पकड़ पाएंगे, एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। चलो हम करते हैं, सब मिलके बात करते हैं। आओ इसे सॉल्व कैसे करना है। बड़ी सीधी सी बात है, तीनों को पकड़ाने के बजाय किन्हीं दो को पकड़ने की बात कर लो। जिस समय ए बी को पकड़ लेगा उसी समय बी सी को पकड़ लेगा, उसी समय सी ए को पकड़ लेगा। पक्का? तो आप तो दो की बात कर लो। ये आदमी ए और ये आदमी बी, बस काफी है। इनके बीच की दूरी का मान ए है। इस लाइन पर इसका वेग b है, पर b का वेग तो इधर है। इनके बीच की दूरी a है। इस दूरी को कवर करने के लिए a का तो v वेग जिम्मेदार होगा, लेकिन b का v वेग जिम्मेदार नहीं होगा। इस वेग का कोई घटक जिम्मेदार होगा। अरे वेग की डायरेक्शन इधर है, तो देखो हमें क्या करना है। ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो इसके घटक बनाने होंगे हमें। एक घटक होगा b cos 60 डिग्री। ये वाला घटक जो भी होगा, लेकिन उसका हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये होना चाहिए कि इनके बीच की दूरी का मान a है, और इस a दूरी को कवर करने के लिए इसका तो v वेग ही जिम्मेदार है, लेकिन इसका v वेग नहीं, वेग का कोई घटक जिम्मेदार है, और वो घटक b cos 60 डिग्री है, जिसके डायरेक्शन इधर है और इसके डायरेक्शन इधर है। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। समय बराबर उनके मध्य की दूरी बटा सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग या सापेक्ष चाल कह सकते हो आज, क्योंकि कोई डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है। वेग भी बोलो तो भी चलेगा। तो सापेक्ष चाल, तो समय t बराबर दूरी का मान a है। बताओ सापेक्ष चाल जोड़ के बताओगे या घटा के बताओगे? जोड़ के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसे बोलेगा v प्लस v cos 60 डिग्री। t बराबर a अपॉन v प्लस v बटा 2। t बराबर ये 3 बटा 2v हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 2a अपॉन 3v होगा। यही हमारा
आंसर होगा ऐसा। समय का मान ये लगेगा, मतलब तीनों की टेंशन लेने के बजाय दो की टेंशन लो। ठीक है सर, अब बताओ दूरी कैसे, पहले इसे उतारो फिर बताता हूं। ये पहला पार्ट, दूसरा चलें आगे। अब बताओ तय की दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। तो देखो सेंटर पे पकड़ेंगे ना, ये तो मानते हो सेंटर पे पकड़ेंगे, तो विस्थापन तो ये हो गया सीधा सीधा। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम संभव दूरी, यकीन करो सॉल्व भी कर लेंगे, इसका आंसर आता है, ओ भैया कहां हो आप, a/√3। तो विस्थापन का मान हो गया a/√3। सर ये कैसे आया, कर लेंगे वो, एक त्रिभुज बना करके अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप अलग से डायग्राम बना लेना। ये कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का। ये a/2 है, अब ये a/2 और तो आ जाएगा कहने का मतलब। ठीक है यार, दूरी कैसे ज्ञात करें, दूरी कैसे ज्ञात करें, और वो आदमी तो ऐसे भागेगा यार, जैसे आप कह रहे कि सर वो ऐसे भागेगा, हाँ ऐसे भागेगा, तो अभी दूरी कैसे काउंट करें। विस्थापन तो अच्छी बात है, हमने काउंट कर लिया, पर दूरी कैसे काउंट करें। टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, विस्थापन से भी आसान है वो। तो वो कैसे, हमें इतने ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो किधर से भाग रहा है, हमें तो इतना पता है कि वो जब तक पकड़ नहीं लेगा ना तब तक वी चाल से भागेगा, जब तक पकड़ नहीं लेगा भागता ही रहेगा और वी चाल से भागेगा। और कितने समय तक भागेगा, इतने समय तक भागेगा, क्यों टेंशन ले हम। तो तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल का मान है v और समय का मान है 2a/3v। आंसर कितना आया, 2/3a। ये हमारा आंसर आया। तो लिखो दूरी का मान कुछ ऐसा और विस्थापन का मान ऐसा। विस्थापन बता देता हूं मैं, लो cos 30 डिग्री बराबर आधार a/2 और ऊपर विस्थापन यानी कि AO। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब 2 से 2 चला जाएगा, यकीन करो AO जो दूरी आएगी वो a/√3 आएगी। चले आगे। हाँ, इसमें कौन सी चीज मुझे बतानी चाहिए जरा बताओ एक बार। आज 3 आदमी की बात कर रहा है, कल 4 की बात करेगा, परसों 6 आदमी की बात करेगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, 2 आदमी की बात करनी है, वो जो लाइन है उसकी दूरी a होगी, बस इस a दूरी को कवर करवाना है। एक का तो वेग b जिम्मेदार होगा, पर दूसरे का कोई घटक जिम्मेदार होगा, घटक बनाओ आंसर आ जाएगा। दूरी कैसे, बस दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय हमें ज्ञात कर ही लेंगे। और विस्थापन, आओ ये कुछ बातें पहले से याद होंगी ना तो फायदे में रहेंगे हम। हाँ, अगर ये भुजा A है तो सेंटर से लेकर के यहां तक की ये दूरी, ये a/√3, ये a/√2, ये लगभग 5/6a और ये पूरा का पूरा a। ये याद रखना, तो टाइम बचेगा हमारा। और सुनो, 6 वाला आप खुद करना, मैं आपको एक समय के लिए ट्रिक भी बता देता हूं।
टाइम ज्ञात करने की ट्रिक। बिल्कुल, एन आदमी की कहानी सुनाए तो, एन आदमी या एन कुत्तों की बात करें तो, एन आदमी हो, समय t बराबर a अपॉन v 1 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन n। सर याद रखना सर, इसे n आदमी की संख्या है, 2 पाई 360 डिग्री है, और इससे अपन समय का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 4 आदमी की बात करे चाहे फिर वो 6 आदमी की बात करे। इन्हीं का पूछेगा, या तो 3 का या 4 का या 6 का। अब इस ट्रिक की बात करूं तो मैं त्रिभुज के लिए देखो आप, मतलब 3 आदमियों के लिए देखो तो t बराबर a अपॉन ये b, बताना देखें 360 में 3 का भाग दिया 120, कॉस 120 का मान माइनस 1/2, माइनस पहले से है, प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, यानी कि यहां आएगा 3/2। खत्म बात, आंसर आ गया। चलो 4 आदमी की कहानी होती तो A, B, C और D, लो विस्थापन का मान तो कितना आएगा, a/√2। बता सकते हैं समय कितना लगेगा? समय t बराबर a अपॉन v 1 माइनस कॉस 360 बटा मतलब 90 आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो t बराबर a अपॉन v, बस ऐसा होगा। 16 पेज हो गए, देखो एक और ले लेता हूं फिर, टेंशन ही किस बात की। अगर ऐसा होता तो ये 6 आदमी की कहानी सुनाता तो आपने इसको एक बार घटक बना के भी सोल्व करना देंगे, इसको भी। जैसे ये a है, ये b है, इनके बीच की दूरी का मान a है, इसकी चाल v है, इसकी चाल v है, तो पता है घटक कैसे बनेगा? ये कोण 120 का है, मानते हो 120 का है ये पूरा कोण, तो ये वाला कोण कितने का होगा? 60 का। ये वाला घटक b cos 60 डिग्री, तो इनके बीच की दूरी का मान है a, और समय t बराबर दूरी बटा सापेक्ष साल। और सापेक्ष साल आज क्या लेंगे, चलो एक बार लिख लेता हूं, सापेक्ष चाल t बराबर a की दिशा में है ना, क्या बात है, v माइनस v cos 60 डिग्री, ये हुई ना बात, ये और b बटा 2 और ये 2a अपॉन v, इतना समय लगेगा। और पकड़ेंगे कहां, वो सेंटर पे ही पकड़ेंगे। अच्छा हमारी ट्रिक से सॉल्व करें तो जरा बताओ, t बराबर a अपॉन v 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n, 360 में n का भाग दो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, बोलो। तो फिर t बराबर a अपॉन v और ये 1/2 और t बराबर, ओ भैया ओ भाई साहब क्या बात है भाई, हेलो, 2a/v, ट्रिक से भी आ जाएगा। चलो वापस ले आता हूं, ये 4 वाला था, आपने नहीं लिखा हो तो लिख लिया, ठीक है, और ये 6 वाला, और इस प्रकार हमारे 17 पेज पूरे हुए। इस प्रकार ये हमारी आज की क्लास खत्म हुई। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय।